हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 19 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है लैंडिंग अहेड। ठीक है, इस आर्टिकल में हम देखेंगे बैड बैंक से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर का भी रिसेंटली एक एड्रेस आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बैड बैंक को फिर से स्टैब्लिश करने की बातचीत अगर आती है हमारे सामने तो हम उनको कंसीडर करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है बैड बैंक और क्या इसके कंसर्न्स है। दो कंसर्न्स यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किए जा रहे हैं यहाँ पर एडिटर के द्वारा, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। अच्छा आर्टिकल है। दूसरा ये आर्टिकल आपके सामने है जिसमें पॉइंट एंड द रिपब्लिक। इसमें हम एक दो पॉइंट पिक करेंगे जहां पर तेलुगु पॉइंट जिनका नाम है गुराजादा, ठीक है, उनको कोट किया गया था जब कोविड-19 वैक्सीन का आप कह सकते हो रोल आउट किया गया था ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उन्होंने उनको कोट किया था। तो एक तो देखेंगे वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो उनको कोट करके वैक्सीन को रोल आउट किया गया था और उनसे क्या सीखने की ज़रूरत है। देखो वैसे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, वो दोनों पॉइंट हम यहाँ से निकाल के देखेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, फिर इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके सामने द जेंडर फायरवॉल। अभी रिसेंटली कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक लड़की जो ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रही थी और फिर वो अपने घर पे आती है वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कोविड-19 के टाइम पे। तो ये जो डेटिंग एप्स चल रही है ना, जिसमें टिंडर और ये कई नाम आते हैं ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आई जब पता किया, तो जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जेंडर गैप कैसे? वो ही मेल डोमिनेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल डोमिनेंस। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स है और मेल जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो एट्रोसियस एटीट्यूड है वो कंटिन्यू रख रहे हैं फीमेल के अगेंस्ट में। तो एक ये आर्टिकल और देखेंगे। इनइक्वालिटी में एक और स्टेक जुड़ चुका है हमारे यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे ये आर्टिकल अच्छे से। फिर आपके सामने ये वाला आर्टिकल है वैक्सीन एंड रेजिलियंस। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। इसमें हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो शुरू हो गया, बट अब कंपटीशन चल चुका है कि कौन इस वैक्सीन के डोमेन को, कोविड-19 के डोमेन को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो एक तो देखो पैसे की होड़ लग चुकी है इन कंपनियों के बीच में, तो रेगुलेटर की जरूरत है। एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को भी देखेंगे। और क्या क्या क्राइसिस आए हैं वो भी हम वापस से रिकॉल करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम पे जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो कितना कम है। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या कंसर्न्स रहते हैं, क्यों उनको हेल्थ केयर सिस्टम पे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से चारों आर्टिकल का कुछ ना कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये वाला आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे अगर चलें तो केवल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है ये वाला रीडिंग बाइडन इन दिल्ली। किस तरीके से जो बाइडन की पॉलिसीज को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और क्या उन्होंने हिंट दिए हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो इस आर्टिकल में वैसे तो यूएसए के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से स्वॉर्न इन हुआ है, मतलब शपथ कल होगी शपथ होने को, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रंप से क्या लेगेसी कंटिन्यू करेंगे जो बाइडन, वो चीज़ें बताई जा रही हैं। बट यहाँ पर से भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे। बाकी ये वाला आर्टिकल भी काम का नहीं है हमारे लिए और ये नीचे वाला आर्टिकल भी बिल्कुल काम का नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे करके 5 आर्टिकल हो गए, 5 में से 3 डिटेल में डिस्कस करेंगे और 2 की हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है लैंडिंग अहेड। देखो आइडिया अभी फिर से फ्लॉट होने लग गया है बैड बैंक को बनाने की, जिससे कि जो एसेट क्वालिटी जो कि वर्स होती चली जा रही है उस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अभी रिसेंटली एक इंडिकेशन दिया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इस बात को ज़रूर कंसीडर करेगा कि किस तरीके से स्ट्रेस्ड जो लोन है, जो एनपीएस हैं, उनको टैकल किया जा सकता है। तो आप देखोगे उन्होंने पॉइंट जो बताया, आरबीआई की अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला है कि ग्रोस एनपीएस की अगर बात करें तो टोटल 13.5% तक जितना लेंडिंग कर रखी है ना बैंकों ने, उसका लगभग 13.5% तक एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा सितंबर 2021 आते आते, जो कि 2020 सितंबर में कितना था, केवल 7.5%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट है, 6% का इंक्रीमेंट यहाँ पर एनपीएस में देखा जा सकता है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने इस तरीके के आर्ग्यूमेंट पहले भी दिए हैं कि एक पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, जिसको हम बैड बैंक बोल सकते हैं, वो बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो बैड लोन्स हैं इनकी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। देखो इसके पीछे जो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है ना
वो कहीं ना कहीं ये दिए जाते हैं कि बैड बैंक को अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो स्ट्रेस्ड लोन को कहीं ना कहीं बैलेंस शीट से बाहर निकाल दोगे बैंक की से, और फिर उससे क्या हो जाएगा, बैंक कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड फील करेंगे। आगे अगर कोई लोन उनको देना है तो उस केस में उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारी बैलेंस शीट में हम नेगेटिव कितना जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, और आज हमारी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, रिकवरी करनी है, तो देखो लोन तो प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हमें देनी पड़ेगी, तभी जाके इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर पाएगी सस्टेनेबली। और लोन की अगर हम बात करें, जो स्ट्रेस्ड एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक बैंक पे तो है नहीं, बहुत सारे बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, वो सारे मिलाकर के अगर देखें तो वहां पर अलग अलग बैंक के ऊपर अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं। तो क्यों ना एक सिंगल एंटिटी ऐसे स्टैब्लिश कर दी जाए जिसके ऊपर टोटल स्ट्रेस को एग्रीगेट करके उसी पे सारा फोकस डाल दिया जाए कि भाई तू तेरे हिसाब से रास्ता निकाल और काम कर। तो इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी उन बैड लोन्स को रिजॉल्व किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक इफेक्टिव रीस्ट्रक्चरिंग करने की लोन की, तो उसके लिए बैड बैंक अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। बट यहां पर कुछ कंसर्न्स है। पहला कंसर्न जो एडिटर हैं वो बोलना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि ये जो बैड बैंक है ये कौन से लोन्स को टेक ओवर करेगा। क्या केवल वही लोन जो कि कोविड-19 से पहले अंडर स्ट्रेस थे, या फिर कोविड-19 की वजह से जो अंडर स्ट्रेस आ गए हैं उनको भी। तो एक तो ये क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि लोन जो है बैड लोन वो कौन से बैड बैंक अपने अंडर में लेगा। ठीक है, इसी तरीके से कौन सी फर्म्स को, किस सेक्टर की फर्म्स को वो ज्यादा फोकस मिलेगा, जैसे पावर सेक्टर होगा, रियल एस्टेट होगा, या फिर कोई और सेक्टर को भी लिया जाएगा। तो यहां पर जो बैंक होगा उन्होंने जो कुछ भी अभी तक डिसाइड किया है, जैसे मान लो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है हेयर कट। हेयर कट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही क्रेडिट दिया हुआ लोन जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन बैड लोन को धीरे धीरे साइड में करना और उनको रिकवरी एजेंसीज को दे देना कि भाई आप देखो इसको, हम तो एक बार साइड में होता है, और फिर उसके बाद में अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें जिससे कि मार्केट में वैल्यू खत्म ना हो। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेयर कट। तो बैंक अभी तक थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहे हैं हेयर कट को भी पूरा प्रॉपर करने में। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोन ट्रांसफर किया जाएगा बैड बैंक को, उस ट्रांसफर किए हुए लोन की प्राइस कौन डिसाइड करने वाला है। ठीक है, कि कितना रुपया बैंक को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होना जरूरी। दूसरा, इसमें एक जो कंसर्न आ रहा है वो ये कि भाई लॉस जो होगा, मान लो कोई बैड बैंक में बैड लोन कन्वर्ट हो गया, जैसे विजयमाल्या की प्रॉपर्टी बैड लोन ही है सारी की सारी, अगर उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है, मान लो बैड बैंक अपने हिसाब से करता है, तो ये तो है नहीं कि वो प्रॉपर्टी जितना बैंक ने लोन दिया था, मान लो यहाँ पर 500 करोड़ का लोन दिया हुआ है, और अगर इसका ऑक्शन होता है, पता पड़ा ये तो केवल 300 करोड़ रुपए में बिक रही है, 250 करोड़ में, तो वो बचा हुआ जो मार्जिन है, ये जो डिफरेंस है, ये कौन बेयर करेगा, इस चीज को भी क्लियर करना जरूरी है। देखो, इसके अलावा ये जो एंटिटी स्टैब्लिश की जाएगी, जिसको हम यहां पर रिपीटेडली एक नाम से बोल रहे हैं, जिसका नाम है बैड बैंक, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होगी, या यहां पर भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगा, पॉलिटिक्स यहां पर भी खेली जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से ही ये बैड लोन ज्यादा बनते हैं। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर यहाँ पे आ जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो आप समझ सकते हो फिर ये भी फेलियर ही साबित हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कंसर्न आ जाते हैं, देखो बैड बैंक जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं लेंडर्स को फ्री कर देगा। अब यहाँ से हमने देखा ना, यहाँ पे एक तरीके से बिल्कुल लेंडिंग को एकदम फ्री कर देगा। उस केस में बैंक तो फिर बिल्कुल एक लापरवाही बरतना शुरू कर देंगे कि हाँ कोई रेपरकशन तो उनको फिर झेलना पड़ रहा नहीं है, तो फिर लोन तो दो। तो फिर वो तो ये भी नहीं देखेंगे कि किस बंदे को या किस इंडिविजुअल को या किस फर्म को क्रेडिट एक्सटेंड करना है, ये भी नहीं ध्यान देंगे कि जब लोन को मॉनिटर करेंगे कि कौन किस तरीके से अपने लोन को मॉनिटर मतलब गार्ड कर रहा है। जैसे ए बंदे ने एसबीआई से लोन ले लिया, ठीक है, मान लो 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो 5 करोड़ की कुछ ईएमआई, बट वो ईएमआई आई पर वो दे नहीं पाया, तो उस केस में क्या करेगा, वो एसबीआई से कहेगा कि आप मुझे एक और लोन दे दो मेरे दूसरे एसेट के ऊपर, और फिर मैं ये लोन चुका दूंगा। तो लोन को चुकाने के लिए एक और लोन ले लिया, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। तो ये भी कंटिन्यू चलती रहेगी ना, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लगातार प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो यहां पर बैंक कहीं लापरवाह ना हो जाए, ये भी एक डर बना हुआ रहता है। देखो, ये जो आइडिया है ना बैड बैंक को सेटअप करने का, ये देखने में तो बड़ा साउंड लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट क्राइसिस जो है ना, वो कहीं ना कहीं इनमें आप कह सकते हो
इस बैड बैंक की वजह से सॉर्ट आउट नहीं होंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की, जिसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी हुई है। आप प्लीज़ ज़रूर सर्च कर लेना कि कौन कौन सी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दी रखी है बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड, और उनकी बैंकिंग से रिफॉर्म रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उनसे वो ज़रूर लिख लेना आप ज़रूर, क्योंकि बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जीएस पेपर 3 में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, राइट। तो वो सजेशंस और कमेटी के नाम जरूर लिख लेना, 3-4 ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कमेटी के नाम जरूर देख लेना सारे के सारे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमेटी के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मेंस के हिसाब से आपकी कि उन कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस क्या हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन कमेटीज़ का नाम सबका, और 2-3 कमेटीज़ के नाम के साथ साथ में उनके 2-3 सजेशन लिख लो, जो कि इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, और हो गए हैं वो भी लिख लेना 1-2, जिससे आप बता सको कि ये तो इंप्लीमेंट हो गए सरकार, क्योंकि बैलेंस आंसर देना है ना अपने को, एक्सट्रीम तो जा ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो देखो बैड बैंक जो है ना वो स्ट्रक्चरल वीकनेस को नहीं एड्रेस कर पाएगा भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्पेसिफिकली, तो या फिर रिकैपिटलाइजेशन जो किया है गवर्नमेंट ने पिछले साल किया था आरबीआई से लेकर के, तो वो भी इतना काम नहीं करने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम में जो लार्जर इश्यूज हैं उनको अटेंड करने की ज़रूरत है। आने वाले बजट में देखते हैं क्या रोड मैप है, गवर्नमेंट क्या प्लान करती है इन सारी कमियों को दूर करने के लिए पीएसबीज में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द जेंडर फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब होता है जैसे कोई प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ना, वो वैसे कंप्यूटर में काम आता है, जैसे कोई वायरस अटैक हो तो वहाँ पर फायरवॉल का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक जनरल टर्म है, वैसे टेक्निकलिटी में हम नहीं जाकर के समझ लेंगे, राइट। देखो पेंडेमिक ने जेंडर इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाया है, चाहे वो इनकम मैटर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे सेक्सुअल वायलेंस की बात हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो, वहाँ पर भी। साथ साथ में अब एक नया कह सकते हो, एक नया ही कह सकते हो फील्ड खुल गया है जिसका नाम है इंटीमेट डिजिटल लाइफ, जिसमें लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स बनाते हैं जो डेटिंग एप्लीकेशन है वहाँ पर। तो इस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी, कल की बात मैंने आपको बता दी कि टायर सेकंड सिटीज़ जो हैं, टीयर फर्स्ट सिटीज़ तो कौन सी है? दिल्ली हो गई, ये जो पूरी चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या फिर 10 सिटीज़ को कंसिडर किया जाता है, और टीयर 2 सिटीज़ उनके बाद में जो सेकंड कैटेगरी में आती हैं वो, वहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार जो है इस तरीके की एप्लीकेशन का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सब कहाँ पे पहुँच गए? जो मेट्रोपोलिस में काम कर रहे थे वो अपने होम टाउन में पहुँच गए, और आप देखोगे एजुकेशन भी कहीं ना कहीं किस पे आ गई है? ऑनलाइन। हमने बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं और जानते भी हम इस चीज़ को। तो इस चीज़ से क्या है, इंडियन इंटरनेट में अगर हम देखें तो ऑनलाइन डेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं राइज पे जा रही है। अगर हम देखें तो मतलब जितना यूज़र्स की बात करें, ठीक है, इन ऑनलाइन डेटिंग में, तो इनमें ज़्यादातर लोग कौन हैं? मैन। आप देखोगे लगभग 67% इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, 31 मिलियन इंडियन डेटिंग ऐप यूज़र्स की अंदर, मतलब 31 मिलियन इंडियन डेटिंग ऐप यूज़र में से आप देखोगे 67% तो मेल है, 2020 का डेटा है। और वुमेन की अगर बात करें तो वो सेकंड टियर सिटीज़ में अगर चले जाएं तो और भी बुरा हाल हो जाता है। तो कहने का मतलब इस डेटिंग ऐप में भी उनको लग्जरी या फिर चॉइस जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्या आता है? वो ही पैट्रियार्कल सोसाइटी का एटीट्यूड, जहाँ पर वुमेन जो है वो सेक्सुअल कंसेंट को लेकर भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है इस डोमेन में भी। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं एक अनवांटेड अटेंशन की डिमांड कर रहा है ये ऑब्जेक्ट कि इस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है? स्टॉकिंग या फिर हॉरेसमेंट। मान लो यहाँ पर ए बंदा है, यहाँ पर बी लड़की है, ठीक है, तो ये बी जैसे उस प्लेटफॉर्म पे आती है तो ए अगर उसके पीछे पड़ गया मान लो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये बी अगर उसको डिनाई करती है तो फिर उसके क्या? स्टॉकिंग, उसके पीछे उल्टे सीधे कमेंट मारना और फिर इनको हारस करना, या फिर मान लो इनके रिलेशनशिप स्टैब्लिश भी हो गए तो इनको फिर ब्लैकमेल करना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो और प्लेटफॉर्म्स में और अलग अलग फील्ड्स में हम देखते हैं जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गई, तो हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो इंटरनेट की अगर हम बात करें ना, इंटरनेट कोई फायरवॉल नहीं है, रियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो रियल वर्ल्ड में है वही चीज़ इंटरनेट पे भी हमें दिखाई देने लग गई है, ठीक है। पब्लिक स्पेसेस की अगर बात करें इंडिया में, चाहे वो विलेजेस की बात करो, चाहे बस टर्मिनल्स की बात करो, चाहे असेंबलीज की बात करो, पार्लियामेंट की बात करो, हर जगह पे वुमेन को हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है।
ठीक है। और दूसरा, डोमिनेंस हमेशा हर एक फेज में, हर एक जो नाम लिया ना, ये विलेज में, टर्मिनल, जहां पर भी आप देखोगे वहां पर मेल डोमिनेंस या मेल मेजोरिटी आपको अगर स्टैंडिंग में भी काउंट करोगे तो भी आपको ज़्यादा दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं आउट नंबर्ड वुमेन को और ज़्यादा इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2018 की एक स्टडी है, उन्होंने ये बताया कि मोबाइल ऑनरशिप अगर देखें ना इंडिया में जिन लोगों के पास मोबाइल है, तो 33% जेंडर गैप देखने को मिलता है। तो देखो आप कि कितना एक आप कह सकते हो जेंडर बायस यहाँ पर है। इसके पीछे क्या है, उसके अलावा क्या है, जब सोशल मीडिया यूसेज की बात करो या फिर स्मार्टफोन यूसेज की बात करो तो उस केस में तो जेंडर गैप आपको 60% तक दिखेगा। तो यहाँ पर एजुकेशन और ये जो जेंडर गैप, ये जितने भी गैप्स हैं, ये नैरो जब होते चले जाते हैं तब तो देखो एक्सेसिबिलिटी वुमेन के द्वारा स्मार्टफोन्स की बढ़ जाती है। बट हमारे यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हो, एक अनमैरिड वुमन को अपनी फ्रेंडशिप या सेक्सुअलिटी स्टैंड को अगर आगे बढ़ाना है, अपनी खुद की सेक्सुअलिटी चॉइस आगे एक्सटेंड करनी है, तो उनको अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है। वो जो चीज़ है उस चीज़ में उनको ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं एडिटर। दूसरा, अब लगातार वर्ल्ड है वो डिजिटाइज होता चला जा रहा है, तो इनइक्विटेबल एक्सेस अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर वुमेन से ज़्यादा मेल्स अगर वहाँ पर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसका असर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इनकम पर भी पड़ता है। वही बात, एजुकेशन अच्छी हुई, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी हुई, और उसके बेसिस पे आज जैसे कोई भी है तो कितनी सारे तरीके हैं जिनमें कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम इंक्रीज कर सकते हो खुद की, तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं उनके लिए ख़त्म हो जाती है। और रही सही में कोविड-19 पेंडेमिक ने ये जो सिचुएशन है इकोनॉमिक क्राइसिस की, उसको और भी एग्जर्बेट कर दिया है। देखो, साइबर स्पेस में वुमेन के अगेंस्ट में जो स्क्यूनेस देखने को मिल रही है, जो झुकाव मेल की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो और ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है इस सेक्शन को अब्यूज़ और हारसमेंट के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप जो है वो कहीं ना कहीं एक अटेंशन डिमांड कर रही है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंड हो रहे हैं, और कोविड-19 की वजह से तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस वजह से वहाँ पर एक कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए 2018 में आप देखोगे, एक तो एप्लीकेशन है टिंडर ऐप। ठीक है, उन्होंने फीचर किया है कि इंडियन मार्केट में कि एक बार जैसे ही इनेबल हो गए, आप लॉगिन हो गए, तो सबसे पहले बातचीत करने की शुरुआत कौन करेगा? वुमेन। तो एक तो ये प्रोटेक्टिव लेयर उन्होंने प्रोवाइड किया, ये अच्छी बात है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। दूसरा, एक बम्बल डेटिंग ऐप आती है, उसमें अगर आप देखोगे उसमें एक और प्रिवेसी शील्ड अप्लाई कर दी कि जो भी एक वुमेन इंडिविजुअल अगर जैसे ही लॉगिन करती है या उस पर आती है, तो वो अपने नाम का इनिशियल लेटर यूज़ कर सकती है, ऐसा नहीं कि पूरा नाम यूज़ करे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर दी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाता है, देखो, एक एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई अपना लव ढूंढना चाहे तो वो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो यूथ है ना, उनको फ्री किया जाए, राइट। फैमिली के डिक्टाट या फिर जेंडर बायस या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इनको लेकर के हमें कहीं ना कहीं जो सेक्स की जब बात आए पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर हम एक तरीके से प्योरिटेनिज्म आती है ना, कि हाँ प्योरिटी होनी चाहिए, जिसको आप वर्जिनिटी भी बोल देते हो, लाइक, तो उस केस में कहीं ना कहीं फ्रीनेस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो न्यू ज्योग्राफीज आ गई हैं, मतलब ऐसे तो आप रियल लाइफ में देखते हो तो ठीक है, बाकी अब तो न्यू ज्योग्राफी मतलब नए प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत होने लग गई है, नए प्लेटफॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, बट वहाँ पर भी ओल्ड ओपोजिशन अभी भी कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। तो वो क्या है? अनफ्रीडम ऑफ वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द वैक्सीन एंड रेजिलियंस। ये आर्टिकल लिखा हुआ है निशिथा तिवारी के द्वारा। देखो, कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट हो गया है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो कोवैक्सीन करके जो आया है वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडिश ब्रिटिश फार्मा मेजर है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है, और इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और दूसरा आप देख सकते हो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों आ रहे हैं। अब पॉइंट क्या आ रहा है, इन मैन्युफैक्चरर के बीच में चल रही है होड़ कि भाई मार्केट को कौन पकड़ेगा। आ गई बात निकल कर के सारी की सारी
मेन चीज़ यहीं पर प्रॉब्लम आती है कॉरपोरेशन की जब बात होती है। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मार्केट को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 डोमिनेट करना, नंबर 2 फाइनेंशियल या इकोनॉमिकली वो अपने आप को जल्दी से जल्दी एक कह सकते हैं ना इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी कैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक डिलेमा निकल के आता है कि एक तो आप परोपकार करना चाहते हो, अल्ट्रिस्टिक इम्पल्स देना चाहते हो, और दूसरी तरफ वो इंस्टेंट रिटर्न की डिमांड भी करते हैं। तो इस केस में एक प्रॉपर वेल मैनर्ड में स्टैब्लिश हुई रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रेगुलेटर का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है कि भाई आप पैसा कमाने के चक्कर में कहीं वैक्सीन की प्राइसेस ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो जो वेलफेयर का काम, जो वैक्सीन का काम है, जिसमें कोविड-19 की वजह से लोगों में जो बीमारी का डर है, फिजिकल साइकोलॉजिकल जो एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये एथिक्स के पेपर में आप जरूर यूज कर सकते हो जब परोपकार की बात आए, या फिर जो अब एक कह सकते हैं ना एम्पथी, सिंपैथी, इनके बारे में कभी लिखने का बात आए तो ये जरूर लिखना है हमें कि शुरुआत तो हुई थी बड़ी एंथुजियाज्म के साथ में और अल्टीमेटली आ गए किस पे, पैसा कमाने के ऊपर। देखो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि शुरुआत में जैसे हमने देखा कि जो रेगुलेटर है उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था कि हाँ चलो ठीक है, आप इमरजेंसी की केस आ गई है तो अब जल्दी से जल्दी अपने को ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करना है। तो वैक्सीनेशन को अप्रूवल देना ही क्या रेगुलेटर का काम है, या फिर उसके बाद में भी बहुत सारे स्कोप हैं जो हमने यहाँ पे देखे, इन स्कोप को भी हमें कहीं ना कहीं मेंटेन या टैकल करने की ज़रूरत है। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो हमें एक इम्यूनाइजेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि आने वाले पूरे एक दशक में वेल मैनर में एक प्लान किया हुआ हो, क्योंकि कोविड-19 ऐसा तो है नहीं कि आज आया और कल गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पिछले 10 महीने में हमने जो कुछ भी सीखा है ना, वो सीखी हुई चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो रहा है तो उनके लिए हमें उनकी लेबर को रिकॉग्नाइज करने की भी ज़रूरत है और फेयर वेजेस भी उनको मिलने चाहिए। एक ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर या आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स को जो हेल्प करने वाली जो लेडीज़ है उनको बिल्कुल भी एक तरीके से उस टाइम पे तो फ्रंट वॉरियर बोल करके बहुत प्रेज किया गया, बट उनके वेजेस या फिर उनको जो वाकई में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था, गाँवों में लोग वापस पहुंच गए हैं, उसका तो अभी भी इकोनॉमिकल कैलकुलेशन अभी भी फिक्स नहीं है, तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स और प्रैक्टिशनर्स जो भी हैं उनको हमें हमारे जो पिछले 10 महीने का एक्सपीरियंस है ना, उससे सीखने की ज़रूरत है। और कंट्री का जो वेलफेयर मैकेनिज्म है जिसमें हमारे डीपीएस में हम इंश्योर भी करते हैं अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, और ये फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करने की ज़रूरत है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है इस कोविड-19 के आने से कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कितनी ज़्यादा वीकनेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो उन वीकनेसेस को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है हमारे हेल्थ सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि केवल वैक्सीनेशन है वो ही सब कुछ कर देगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें अगर गेन करनी है तो हेल्थ केयर सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है, रॉबस्ट बनाना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ट्रेडिशनली इलेक्टोरल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर इसको इग्नोर ही किया गया है। चुनाव होते हैं, कहाँ बात होती है हॉस्पिटल की, हमेशा एम्प्लॉयमेंट की या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ की, इनकी तो बातचीत होती है, बट हेल्थ केयर की बातचीत नहीं होती। और एजुकेशन को भी इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोमिनेंस, हाँ अपने मैनिफेस्टो में वो डाल देते होंगे जो अपनी खुद की वो प्रिंट कराते हैं बुकलेट, बट जब स्पीचेस की बात आती है ना वहाँ पर इतना एड्रेसिंग नहीं मिलती, वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंडिया आज भी आप देखोगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में है ना, श्रीलंका और बांग्लादेश से कम पैसा खर्च करता है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो हमें ज़रूरत है इसको एक्सेलरेट करने की, एक इक्विटेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनली हमने परंपरागत तौर पे जो चीज़ें देखी है ना, वहाँ पर कहीं ना कुछ कमियाँ हैं और वो कमियाँ पेंडेमिक ने अच्छे से ओपन अप की है। तो स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको इस मूवमेंट को सीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर केवल वैक्सीनेशन देकर के राजी होने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन के साथ साथ में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी हमें इम्प्रूव करना है। अब आ गई आप लोगों के टास्क, आपको लोगों के लिए टास्क, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। इस पॉलिसी से मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकाल लेना कि कितना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना क्या इस तरीके से टारगेट किया गया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, नोट बना लेना उसका एक। आप वो जो मैंने तरीका बताया ना आपको, अगर आप फॉलो कर रहे हो ना
तो मैं बता रहा हूँ आप आराम से मेंस प्रीलिम्स भी तो आपके लिए प्रिपरेशन आप खुद कर रहे होंगे, जैसे आपकी बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं वो तो पढ़ते ही होंगे, उसके साथ में जो न्यूज़पेपर में एनालिसिस करवाता हूँ वो, या फिर कोई भी आप और दूसरा कोई चैनल फॉलो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, राइट। पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर मेंस का जो हम ये एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं ना, तो एक फॉर्मेट में हो, ये नहीं कि फिर अलग अलग पेजेस में पढ़े हैं, आप उठा करके फिर देखो, क्यों ना फिर हेल्थ केयर एक टॉपिक डाल दिया और उसमें जितने भी चीज़ें आ रही हैं उस हेल्थ केयर टॉपिक के अंदर एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर सब कुछ लिख डाला। जब भी कोई नया आर्टिकल आए, पेज उसके अंदर स्पेस रखो और वहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। समझ गए? देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास में इतनी लग्जरी नहीं है कि हम धीरे धीरे काम कर सकें, हमें रैपिड प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने जल्दी नहीं किया काम और एक्यूरेटली नहीं किया काम तो वही बात है, हम वापस से कोई ना कोई और पेंडेमिक के चंगुल में फंस जाएंगे। इसी तरीके से अगर प्लानिंग की जा रही है तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग बहुत सोच समझ के आगे करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स में पिछड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, अभी भी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज आप देखोगे लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने तक भी मजबूर हो गए हैं, इस पैंडेमिक की वजह से गरीबी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमें एक इस तरीके का काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे गवर्नमेंट के एफर्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं रेजिलियंट हो। रेजिलियंट का मतलब डिजास्टर आ गया उसके बावजूद आप उठ खड़े हुए, आप खुद भी रेजिलियंट बनो, चाहे आप कितनी बार फेल हो, अगर आप रेजिलियंट हो टूट करके फिर खड़े हो जाओगे, तभी एक दिन जीत जाओगे। ठीक है, यही चीज़ हम कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, यही चीज़ कोविड-19 के लिए है, यही चीज़ गवर्नमेंट के एफर्ट्स के लिए है, यही गवर्नमेंट इंडिया के सिटीजनरी के लिए भी है कि चलो सरकार ने तो जो कुछ भी कर दिया वो ठीक है, पर उसको सरकार को अकाउंटेबल कौन बनाएगा और उस सरकार की जो पॉलिसीज आ गई उनको कंटिन्यू कौन रखेगा? सिटीजनरी। तो रेजिलियंट सिटीजनरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट को एक ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार करने की जरूरत है जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है पोइट एंड द रिपब्लिक। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है एक तो ये वाला पैराग्राफ, इसमें देखते हैं। देखो, जब कोविड-19 वैक्सीन का रोल आउट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उन्होंने तेलुगु पोइट जिनका नाम है गुराजादा अप्पा राव, ठीक है, उनकी कोटेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये तेलुगु में है, आप एक बार देख लेना, बिल्कुल जूम कंडीशन में है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि आप अपनी खुद की वेलफेयर और प्रॉफिट को जो है आप छोड़ दो, किसके लिए? अपने खुद के नेबर या अपनी खुद की जमीन, मतलब अपने देश को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत अपनी खुद की वेलफेयर को छोड़ दो, अपने खुद के प्रॉफिट को थोड़ा सा छोड़ दो, अपने नेबर या अपनी जमीन के लोगों को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप देखोगे वो ज्यादा अच्छा रहता है। सॉइल जो है ना वो देश नहीं बनाती, देश बनता है यहां के लोगों से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आप इस कोट को नोट डाउन कर लो। और लिखा हुआ किसका है? गुराजादा अप्पा राव। कभी भी नेशनैलिटी इनसे रिलेटेड कभी लिखना हो ना आपको तो ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात क्या है वो देखते हैं। देखो, यहां पर तो ऊपर तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो हमने अभी स्टेंजा पढ़ा इसकी शुरुआती जो 2 लाइनें थी, उन्होंने बहुत लंबा पढ़ा पर 2 लाइनें, जो गुराजादा ने जो एडवाइस दी है गिव अप, कि आप छोड़ो कुछ चीजों को, किस लिए? अपने नेबर को फेवर करने के लिए। क्योंकि देखो जी, अगर आप खुद की ग्रोथ रजिस्टर करना चाहते हो और ये चाहते हो कि मेरे पड़ोसी जो हैं वो मेरे से दब के रहें, आप कभी ग्रोथ नहीं करोगे, ध्यान रखना। एग्जैक्टली आपकी पढ़ाई पे भी अप्लाई है। और अगर आप खुद पढ़ते हो और अपने पड़ोसियों को भी पढ़ाते हो और अपने पड़ोसियों की प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर करना चाहते हो तो आप उनको भी पढ़ाओ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट करो उनका। तो उससे क्या होगा? आपके पास में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, अच्छे से आप ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, तभी तो कहते हैं ना एसोसिएशन में अच्छे से पढ़ाई होती है। जब ग्रुप बन जाता है पढ़ाई के लिए, ग्रुप ज्यादा का नहीं 2-3 का ही, ऐसे नहीं 15-20 जने बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भाई, 2-3 जने, और वो आप कम से कम 4-5 दिन में 1-2 बार मिलते रहो। इससे क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शनल इश्यूज पर बातचीत करो, कभी बात हो गई, उसने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, वो चीज़ों से फिर क्या अपडेट हो जाते हो, एक एनकरेजमेंट भी मिलता है। कई बार हम डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं, बट आपको उस टाइम पे थोड़ा सा रेजिलियंट होने की ज़रूरत है, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में देख लिया था। खैर, पॉइंट अभी आ जाता है कि आप अपने नेबर्स को उठाने के लिए अपने खुद की वेलफेयर या खुद के जो प्रॉफिट्स हैं उनको थोड़ा सा गिव अप कर दोगे तो अच्छा रहता है। यही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसी थी, नॉन रेसिप्रोकल यूनिलैटरल
बायलैटरल ट्रेड लिबरलिज्म, जो हमारे पड़ोसी गरीब देश हैं उनके साथ में, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारे इसी प्रिंसिपल पे उन्होंने रिलेशन आगे बढ़ाया। और कहीं ना कहीं करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो भी इसी लाइन पर कंटिन्यू चलती जा रही है। देखो, अगर हमारे नेबर्स प्रॉस्पर होंगे तभी हम लंबे टाइम तक प्रॉस्पेरिटी गेन कर पाएंगे। तो एक तो देखो पॉइंट यहां पर ये आ जाती है। दूसरा, सॉइल वाली जो बात आई थी, बोला इसमें ये बोला गया कि ज्योग्राफीज जो हैं वो देश को डिफाइन नहीं करती। ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने कोट भी किया। तो बोला जम्मू कश्मीर का जब मुद्दा है, ये थोड़ा सा हो सकता है, मुझे लगता नहीं लिखना चाहिए, लिखना तो नहीं चाहिए, बट पॉइंट यहां पे आ रहा है। थोड़ा लिखते टाइम पे हमें थोड़ा सा, या इंटरव्यू में कहीं पे असिस्ट कर सकता है ये बात कि मदर इंडिया की हम बात करते हैं, और मदर इंडिया की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और बाकी हमारे पास में है। तो हमने देश की बात की, इंडिया की, और उसमें जम्मू कश्मीर का टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की बात की। तो यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जब देश मिट्टी से ना बन करके देश वहां के लोगों से बनता है, तो वहां के लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाओ ना। उस मिट्टी के जो सपूत हैं, उस मिट्टी के जो बेटे हैं, उन बेटों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तब जाकर के हमारी एक्चुअल ज्योग्राफिकल डेफिनेशन जो है देश की, वो हम अचीव कर पाएंगे। वहां के लोगों की वेलफेयर को हमें सिक्योर करने की जरूरत है। उस जमीन पर रहने वाले लोगों को हमें कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत है। ये दो चीजें यहां पर काम की है। इसके अलावा इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं बार बार कि लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, मॉडर्निटी या फिर रैशनलिज्म, ये सारे के सारे कोई वेस्टर्न आइडियाज नहीं है भाई, ये इंडिया में भी बहुत सेंचुरीज से चलते आ रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जो गुराज़ादा हैं उनके मैसेज के थ्रू। बाकी चीज़ें देखो इतनी काम की है नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रीडिंग बाइडन इन दिल्ली। आर्टिकल लिखा हुआ है राजा मंडल, मतलब सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का जो आइडिया दिया था, वो आइडिया इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जो बाइडन भी कहीं ना कहीं छुपे हुए तरीके से उसी लाइन पर काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन लीडर्स को ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि हम पूरा फ्रंट लाइन में जाकर के अगर लड़ाई करते हैं तो उस केस में हमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रंट लाइन में सीधा जाकर के अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करना। धीरे धीरे 19 साल से ज़्यादा, 20 साल का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, 20 साल में अभी तक भी कोई सक्सेस नहीं मिली है। इवन वहाँ से विड्रॉ करने की बात आ रही है। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, देखो कल जो बाइडन जो हैं वो ओथ ले लेंगे, वहाँ पे शपथ ले लेंगे, तो उनके सामने भी वही कहीं ना कहीं इशू अभी मेंटेन्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने थे। इमिग्रेशन का इशू आप देखोगे, पेंडेमिक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो इंटरनेशनली, आप जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, वो इशू, इन पर कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ये एक्शन ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अमेरिका फर्स्ट का जो आइडिया है उसको जो बाइडन कैसे कंटिन्यू करेंगे। वो कंटिन्यू करने का तरीका है अपने मिडिल क्लास को टारगेट करके। देखो, अमेरिका फर्स्ट जो टर्म है ना, वो तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म, आइसोलेशनिज्म, पॉपुलिज्म ऐसी वर्ड फील होती है, जबकि जो बाइडन ने एक बड़ा अच्छा, एक स्मार्टली अच्छा वर्ड निकाल दिया, बोले मिडिल क्लास ऑफ अमेरिका को हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगे, उनको अपहेल्ड करेंगे। और मिडिल क्लास अपहेल्ड करने के लिए जो बाइडन ने ये ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कंटिन्यू करेंगे जो ट्रंप ने अभी तक किया है। बस फर्क कितना सा है, रेडिकल स्टेप्स नहीं लेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज का मैटर है ना, तो क्लाइमेट चेंज में तो क्या वर्ल्ड इश्यू है ना, इंटरनेशनली अमेरिका अकेला टैकल नहीं कर सकता या फिर दूसरे कंट्रीज के साथ में साइड में नहीं जा सकता, तो कॉपरेशन तो रहेगा। बट उस केस में कॉपरेशन में ये नहीं होगा कि अमेरिका अब ठगवाएगा, खुद की पॉकेट को अब खत्म नहीं होने देगा। इंटरनेशनल लीडरशिप में या इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करें, और या फिर जितना कुछ भी फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, इसकी जितनी भी अपनी तरफ से चैंटिंग की है ना अमेरिका ने, अब वो कम करने वाला है। और इसकी शुरुआत ट्रंप ने अच्छे से कर दी, और उसी को कहीं ना कहीं बाइडन भी है वो सोफिस्टिकेटेड मैनर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब नई फॉरेन पॉलिसी की क्या अप्रोच रहने वाली है। देखो, अभी जो बाइडन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है जेक
सुलिवन, उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस दी है एक रिपोर्ट के थ्रू, और उस रिपोर्ट का नाम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेकिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर मिडिल क्लास। फॉरेन पॉलिसी को मिडिल क्लास के हिसाब से बनाएंगे। अब यूएसए में तो भाई डोमिनेट ही मिडिल क्लास ही करती है, ठीक है, मिडिल क्लास का मतलब वहाँ के हिसाब से। हमारी मिडिल क्लास तो हम तो वहाँ के कंपैरिजन में पुअर कंसिडर हो जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव पुअर्टी है वहाँ पे, हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट पुअर्टी है। तो पॉइंट क्या है कि वहाँ पर जो हिंटरलैंड एरिया है, जो हार्टलैंड एरिया ना अमेरिका का मेन कोर, जो जहाँ पर मतलब पूरी जो जहाँ पर मेन लोकेटेड सिटीज़ हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी जा रही है इकोनॉमिकली। तो लिबरलाइजेशन है ना, वो अमेरिका के लिए इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया है। इस रिपोर्ट में जो सुलिवन है उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ बोली है कि बोले ट्रेड जो है ना, वो तो देखो पार्ट है ही इस प्रॉब्लम का, जो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक हार्डशिप अब अमेरिकन देख रहे हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि ट्रेड की वजह से ही अमेरिकन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप है इसके पीछे ट्रेड तो है ही, ये सिर्फ एक ही कारण है। इसके अलावा जो इनकम इनइक्वालिटी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है वो और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी है वो भी कहीं ना कहीं हर्डल है, हमें इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्रेड का नाम लेकर के कोल्ड वॉर शुरू कर दिया था चाइना के साथ में, और वो कहीं ना कहीं मोर और लेस कंटिन्यू भी रहेगा, क्योंकि ये जो इशू है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसको टैकल उसके बेसिस पे, मतलब डोमेस्टिक की इश्यूज को लेकर के इंटरनेशनल पॉलिसी अगर आप फॉर्मुलेट करते हो तो डोमेस्टिकली तो यूएसए में तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक सामने सामने खड़े मिलेंगे भाई इस मुद्दे पर। तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बाइडन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है मेनली। देखो ओबामा ने 2015 में जो कुछ भी शुरू किया था ना, वो चीज़ अब कहीं ना कहीं कंटिन्यू तो होगी, बट बहुत सोच समझ करके, क्योंकि बीच में एक लेयर लग गई है किसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के लिए जो जितनी बातचीत कर रहा था ना, एक तरीके से अच्छी बातचीत हो रही थी, वहाँ पर भी एक सवाल है, क्योंकि अब मेंस क्या है वहाँ पर वॉशिंगटन में जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में कहीं ना कहीं खींचतान। देखो ये तो हो गया यूएसए का क्या पॉइंट चल रहा है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है इंडिया यूएस रिलेशन की। देखो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो ये कि ट्रेड में हमारे साथ बहुत ही घटिया रिलेशन हो गया, हमारे ट्रेड हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है यूएस इंडिया का, जबकि डिफेंस कोऑपरेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल तक पहुंच गया। तो ज़रूरत क्या है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही हम ट्रेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करें और हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रेटेजी है उसको हमें ग्लोबल ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर देखें अमेरिका जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइसोलेशन या फिर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाएगा। अमेरिका बिल्कुल बैलेंस्ड वे में जाएगा। तो एशिया में या इंडो पैसिफिक रीजन की बात आएगी ना, तो अमेरिका को इंडिया से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर कोई दिख नहीं रहा है। उस केस में इंडिया और यूएसए दोनों साथ मिलकर के काम कर सकते हैं और इंडिया को इस चीज़ के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना अपनी एग्रेशन लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, कोल्ड वॉर में तो क्या था जी, एक तरफ तो थे कम्युनिस्ट, दूसरी तरफ थे डेमोक्रेटिक लोग, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो थोड़ा आइडियोलॉजी से हट करके है। ये नहीं होगा कि डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रिजीम कहाँ पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अपनी बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए अमेरिका इंडिया की तरफ रिलाई करेगा। अब अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने का कम स्कोप देख रहा है, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ने बहुत प्राइस पे की है। ये इसका एग्जाम्पल हम जान सकते हैं अफगानिस्तान में जो पूरा कैंपेन 20 साल का चला, कुछ भी हाथ नहीं लगा, समझ गए। तो इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत काम कर सकते हैं दोनों के रिलेशन। और ये डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।